एक अच्छी सेल्स टीम के पीछे क्या होता है? अच्छे लोग, अच्छे प्रोसेस या अच्छी लीडरशिप? जो सेल्स टीम है वो कंपनी की बैकबोन होती है, हमेशा ही रहेगी। क्योंकि मार्केट में कोई भी सेल्स मैनेजर को, डायरेक्टर्स को या किसी फाइनेंशियल कंट्रोलर्स को नहीं जानता। जो कंपनी का सेल्स का जो रेट जा रहा है, जो एक पर्सनैलिटी है उसकी, उसी को देख सब लोग जज करते हैं कि कंपनी कैसी होगी, और उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। सेल्स टीम के फेलियर के पीछे क्या बड़े रीजंस होते हैं? देयर आर सेवरल पॉइंट्स जो इसको लैक करते हैं। आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है कि आप एआई के आने से सेल्स का फ्यूचर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं या जो हमारी वर्क फोर्स है उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं? एआई के फीचर आने से हमारे को हेल्प मिल रही है। अच्छा। अभी तक क्या होता था कि प्रवीण सर, स्वागत है आपका एक और बिजनेस पॉडकास्ट में। थैंक यू सर, गिविंग मी अपॉर्चुनिटीज फॉर मोर पॉडकास्ट। आज कैसे हैं सर आप? अच्छा लग रहा है सर। आज हमारी ऑडियंस भी बहुत खुश होने वाली है क्योंकि मैं ये कहूँगा कि अगेन ये एक पॉडकास्ट नहीं है, ये एक वर्कशॉप है, ये एक मास्टर क्लास है जिसमें आप लोग भी, जो लोग देख रहे हैं, अपने एक नोट पैड और पेन लेके रेडी रहिए क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि एक सेल्स टीम, अच्छी सेल्स टीम कैसे बिल्ड करें। तो सबसे पहले सर इसी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमने पिछले पॉडकास्ट में इतना सुना है कि आपकी सेल्स टीम आपकी बैकबोन है, आपकी सेल्स टीम अच्छी हो तो ये बेनिफिट है, आपकी सेल्स टीम वीक हो तो ये आपको थोड़ा सा ग्रोथ आपकी स्लो हो जाती है। तो सबसे पहले यही डिस्कस करते हैं कि एक अच्छी सेल्स टीम के पीछे क्या होता है? अच्छे लोग, अच्छे प्रोसेस या अच्छी लीडरशिप? सर मैं हमेशा की तरह आपको कहना चाहूँगा कि जो सेल्स टीम है वो कंपनी की बैकबोन होती है, हमेशा ही रहेगी। क्योंकि मार्केट में कोई भी सेल्स मैनेजर को, डायरेक्टर्स को या किसी फाइनेंशियल कंट्रोलर्स को नहीं जानता। जो कंपनी का सेल्स का जो रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है, जो एक पर्सनैलिटी है उसकी, उसी को देख सब लोग जज करते हैं कि कंपनी कैसी होगी, और उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है सेल्स मैनेजर की। उसको पूरी तरह से सेल्स को ट्रेंड करे। अब ट्रेंड कैसे करता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले वो कंपनी को जो फाउंडर्स की डिटेल्स है उनको दे। कंपनी के फाउंडर्स कौन कौन है, कितने साल से ये कंपनी बिजनेस कर रही है। दूसरी बात, कंपनी की जो बिजनेस कर रही है उसके साथ उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, उनके पास स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं, और उनके इस समय प्रेजेंट कस्टमर्स कौन कौन से बड़े हैं, जो कि एक सेल्स टीम को एनकरेज करता है कि अगर एक ही कंपनी, 4 कंपनीज हमारे प्रोडक्ट्स ले रही है तो उसको इनक्रेज करता है कि हाँ, हमारा प्रोडक्ट लीडिंग ब्रांड है मार्केट में। फिर जाने से पहले उसको ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से अपने मार्केट में बात करनी है। उसको पूरा फ़ोल्डर्स बना के देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं। इस तरह से देने के बाद उनको स्कीम्स के बारे में बताते हैं, उनको प्रोडक्ट कम्पिटिटर्स के बारे में बताते हैं कि कहीं भी अगर रिटेलर की कोई भी क्वेरी आती है तो हमारा आदमी जो है, हमारी सेल्स फोर्स टकअप ना हो जाए, सोचने ना लग जाए, या उसको बोले कि मैं पूछ के बताता हूँ। वो सबसे बड़ा एक टाइम होता है कि जब अगर पूछ के बताता हूँ तो सामने वाला समझ जाता है कि इसको कोई समझ नहीं है। वो समझते हुए टाइम लगाता है पर उसमें फिर वो इंटरेस्ट नहीं शो करता। चलो मैं 2 मिनट के लिए आया, मैं इससे बात कर लेता हूँ, इसको पता तो कुछ है नहीं मार्केट में, ये सब बातें पूछ के ही बताएगा। जी। कभी भी मार्केट में जाएँ, एक अच्छी सेल्स टीम होनी चाहिए। अच्छी सेल्स टीम की परिभाषा यही है कि उसको सारी कंपनी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अपनी कंपनी के साथ-साथ, अपने प्रोडक्ट्स के नॉलेज के साथ-साथ उसको कंपटीटर की भी नॉलेज होनी चाहिए। क्या रेट्स चल रहे हैं, क्या स्कीम्स दे रहे हैं, क्या लाने वाले हैं, या क्या पैक साइज़ आ रहा है, क्या वो चेंजेस करने जा रहे हैं, उसको होना ज़रूरी है। उसके ओके। बाद जो सेल्स टीम है, फिर उसको पूरी तरह हर तरफ से वो हमेशा इक्विप्ड होगा। ये तो उसको नॉलेज से इक्विप्ड है कोई। फिर उसका पीओपी मटेरियल है, उसके पास और मटेरियल्स हैं जो वो इमीडिएटली वहाँ डिस्प्ले कर सकता है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं सेल्स की तो हम हमेशा बोलते हैं सेल्स टीम। तो अगर कोई एक सेल्स पर्सन अच्छा है तो क्या नेचुरली वो अच्छा एक टीम प्लेयर भी होता है? सर देखिए, अब हमने अब बात करी कि सेल्स पर्सन की बात करी। जी। अच्छा सेल्स पर्सन होने से पहले आदमी को एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। अगर वो अच्छा इंसान है तो टीम प्लेयर भी हो सकता है, टीम ऑर्गेनाइज़र भी हो सकता है। क्योंकि आप जिससे भी डील कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे हैं। आप कुछ रिस्पेक्टफुल वे में जब बात करेंगे तो सामने वाला आपकी बात को समझेगा, सुनेगा और फिर कोशिश करेगा, अगर आप उसकी लग रहा है कि अच्छी बात है तो उसको इम्प्लीमेंट भी करेगा। तो मेरा ये कहना है कि सेल्स टीम से पहले, सेल्स पर्सन बनने से पहले एक आदमी को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर अगर हम बात करें इंडिया की, अब क्योंकि जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात करी थी, आप ऑलरेडी 20-25 सालों से बिजनेसेस की हेल्प कर रहे हैं ग्रो होने में, तो आपने मोस्ट कॉमन मिस्टेक क्या देखी है कि लोग जब सेल्स टीम हायर करते हैं
तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? सर, आप इंडिया ही नहीं ग्लोबली भी बात करें, आज इंटरनेशनली बिजनेस है। आज कोई भी नेशनल या स्टेट लेवल पे बिजनेस नहीं है। जी। कोई भी अब कंपनी काम करती है तो वो इंटरनेशनल लेवल पे ही काम करती है, उस स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करती है। अब यहाँ पर गलती क्या रह जाती है किसी की भी, कि किसी भी सेल्स को आप अगर टीम में ला रहे हैं तो उसमें एथिक्स देखिए, क्या ये आदमी जो इसको ले रहे हैं, क्या उसमें एक लर्निंग कैपेसिटी है, ओके। क्या उसमें पेशेंस है, क्या आपकी बात को समझने की कैपेसिटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए ज़रूरी, बट ये अगर सीखना चाहता है क्या काम को, ओके। काम सीख के क्या वो उसको हार्ड वर्किंग कर सकता है, क्या प्रेशर सस्टेन कर सकता है। आप कहेंगे इनकी ज़रूरत क्यों है। अब देखिए, ये जो सेल्स का काम है, कोई एक स्टेप्स नहीं है कि आपने एक लेसन बना दिया। ये डे टू डे चेंजेस होती रहती हैं। आपको मार्केट के अकॉर्डिंगली, टाइम के अकॉर्डिंगली आपको चेंजेस लानी पड़ती हैं। क्या आप चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे? और आप दूसरी बात, अगर आपको सेल्स टीम में आप आते हैं, क्या आप मार्केट में लोगों को बताने के लिए तैयार हैं? क्योंकि सब कस्टमर एक ही बात पूछेंगे, सब मार्जिन नहीं है, मार्जिन नहीं है, मार्जिन नहीं है, हम प्रोडक्ट क्यों ले, महंगा प्रोडक्ट है। हो सकता है आप उनसे नाराज़ हो जाएं, अरे आप एक ही बात पूछ रहे हैं, कंपनी का प्रोडक्ट है, कंपनी इतना बेच रही है, कंपनी उसको मतलब नहीं है, उसको अपने मार्जिन से मतलब है। वो देखते हैं कि कंपीटिटर्स का प्रोडक्ट है, इस रेट पे मिल रहा है, तो मैं आपको प्रोडक्ट क्यों लूँ, मुझे क्या एडिशनल बेनिफिट मिल रहे हैं। दूसरी बात कि अगर उसको आदमी को ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, आप ये नहीं कर सकते मैं एक रिमोट एरिया में ही काम करूँगा। आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, क्या महीने में आप 20-25 दिन, 30 दिन की टूरिंग कर सकते हैं। और दूसरी फिर कहेंगे आप टूरिंग की क्यों बात करते हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो नेचुरली कंपनी आपकी जो एक कैपेबिलिटी है उसको यूज़ करना चाहेगी, बिल्कुल। एबिलिटी को यूज़ करना चाहेगी। वो हर अच्छे कस्टमर के पास, और जो नया कस्टमर है उसके पास भेजना चाहेगी आपको। क्या आप वो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं? ये सब चीज़ें होती हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल सेल्स मैनेजर का आता है। समटाइम्स होता है कि जो कैंडिडेट्स को मिलते हैं, इनिशियली वो इंटरेस्ट शो नहीं करते, बट उसको परस्यू करना, उसको फॉलो करना, उसको कन्विंस करना कि ये करियर सबसे बड़ा करियर है। मेरी नज़र में जो एक सेल्स का करियर है सबसे बड़ा अच्छा करियर है। बिल्कुल। क्योंकि आपको एक नए लोगों से जब मिलने का मौका मिलता है, आप अपनी कैपेबिलिटी को सामने के लिए शो करते हैं, बातचीत का तरीका शो करते हैं, उसको पसंद आता है तो मार्केट में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है। आपके पास लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज हैं उसकी। आपको बस लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज है। बिल्कुल। आप आप एक रिटेलर से बात नहीं कर रहे, आप डिस्ट्रीब्यूटर, हो सकता है दूसरी कंपनी वाले आपको जज कर रहे हो, उनके सीनियर ऑफिशियल्स मार्केट में विजिट कर रहे हो, जी। उनको अगर आपका बात करने का ढंग अच्छा लगता है, कस्टमर को समझाने का ढंग अच्छा लगता है, कस्टमर से प्रैक्टिकल डीलिंग का ढंग अच्छा लगता है, तो हो सकता है कल को आपको वो ऑफर दे सकते हैं और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जो आज आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, आज सीख रहे हैं, आप लोगों को सीखा हुआ काम आगे सिखा सकते हैं, तो आपको नेचुरली एक अपॉर्चुनिटी है। जी। इसके लिए फिर वापस आता हूँ कि जो सेल्स मैनेजर है उसकी ड्यूटी बनती है, उसको ट्रेन करे, रिक्रूट करे सबसे पहले, फिर ट्रेन करे, फिर असाइन करे, टेरिटरी असाइन करे, उसको इक्विप करे, नॉलेज के साथ इक्विप करे, फिर मार्केट में भेजे। ओके। तो सर, अब जब हम बात करते हैं बिजनेस की, तो बहुत बड़ा एक बिजनेस का पार्ट होता है फेलियर, जो हर बिजनेस का पार्ट होता है। अब इसको सेल्स टीम की अगर बात करें, तो सेल्स टीम के फेलियर के पीछे क्या बड़े रीजंस होते हैं? देयर आर सेवरल पॉइंट्स जो इसको लैक करते हैं। आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है प्रॉपर, आपको मालूम ही नहीं है कि आपकी कंपनी के कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितने SKUs हैं, आपको नहीं मालूम। आपको ये नहीं मालूम कि कंपीटिटर्स एक्टिविटीज़ क्या है, क्या कर रहा है। आपको ये नहीं मालूम कि जो लास्ट टाइम हम मार्केट में गए थे कि किसी रिटेलर ने क्या बोला था, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, वो रिटेलर किस कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा बेच रहा है, आप उसको किस तरह से मोटिवेट करेंगे। आपके पास प्लान्स ही नहीं है उसको मोटिवेट करने के। आप सर जा रहे एक विजिट करके आ रहे हैं, मैं कंपनी से आया हूँ, आपको कुछ चाहिए तो बताइए। उसने मना किया, आपने दोबारा पूछा ही नहीं, सर आपके पास ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट नहीं है। बिल्कुल। आपने उसको स्कीम्स नहीं बताई, आपने उसको वॉल्यूम्स नहीं बताए, आपने उसको कंपटीशन नहीं बताया कि सर हम एक ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं टारगेट स्कीम्स, और जो ये ज़्यादा अचीव करेगा उसको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। आपने शेयर ही नहीं किया। आपके पास वहाँ गए हैं, आपने प्रोडक्ट की पूछा, आपने ये देखने की कोशिश नहीं करी कि उसकी शॉप में स्टॉक्स है या नहीं है, या उसने कहाँ रखा हुआ है। आपने पूछा ही नहीं दुकानदार से कि कहाँ स्टॉक्स रखा हुआ है। तो सब बातें हैं सर, इसको लीड करती हैं। तो लोग कहते हैं सर, सेल्स पर्सन जो होते हैं उनके अंदर बॉर्न टैलेंट होता है, तो क्या कोई नॉर्मल इंसान भी ट्रेनिंग के साथ एक अच्छा सेल्स पर्सन बन सकता है? हाँ सर, मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले कहा था जी। कि आदमी को एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। अगर एक अच्छा इंसान है तो वो भी सेल्स पर्सन बन सकता है।
उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। कंपनी का काम है ट्रेनिंग देगी, कंपनी इन हाउस ट्रेनिंग देगी, कंपनी आउटसाइड ट्रेनिंग देगी, कंपनी सब तरफ ट्रेनिंग देगी। उसमें विलिंगनेस होनी चाहिए कि सीखने की काम को। ये ठीक है कि जो बोर्न सेल्समैन की बात करते हैं, कुछ लोगों में एक एबिलिटी होती है जी। चीज़ पकड़ने की, समझने की, जल्दी होती है, बट आदमी इसको सीख भी सकता है प्रॉपर ट्रेनिंग्स के थ्रू, लर्निंग्स के थ्रू। उसमें भी पेशेंस होनी चाहिए कि उस ट्रेनिंग्स को समझ सके और आने वाले टाइम को समझ सके कि आज मैं यहाँ सेल्स के लास्ट स्टेप पे हूँ, कल को हायर स्टेप पे जाना है। उसके लिए उसको रेडी होना ज़रूरी है, क्योंकि इमीडिएटली तो आज डिस्कशन कर रहा है, सेल्स कर रहा है, कल उसको सेल्स प्लानिंग करेगा, सेल्स फोरकास्ट करेगा, फिर प्राइसिंग करेगा, फिर प्रोडक्शन का सोचेगा किस तरह से करेगा। जब उसमें इंटरेस्ट होगा तो सब कुछ कर सकता है आदमी, कोई रोक नहीं है सर मेरे कहने में। तो सर जैसे अभी आपने फैक्टर्स कुछ मेंशन करे थे कि आपको एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, आपके अंदर पेशेंस होना ज़रूरी है। तो अब अगर बात करें हम उसी को थोड़ा डिटेल में माइंडसेट की, तो एक एवरेज टीम की और एक अच्छी सेल्स टीम की माइंडसेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है? सर मेरे हिसाब से माइंडसेट में कोई डिफरेंस नहीं होता, आदमी आदमी होता है। जब आदमी एक सीखने की उसमें ललक है, उसमें कोशिश है, सीखना तो कुछ भी सीख सकता है। इसमें ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड्स हैं उनका सबसे बड़ा रोल आता है। अच्छा। अपनी टीम, जो एवरेज टीम को कैसे बेस्ट कर सकते हैं, उसको क्या ट्रेनिंग्स दे सकते हैं, किस तरह से ट्रेनिंग्स दे सकते हैं। ये ट्रेनिंग्स का मतलब ये नहीं कि सुबह 7 बजे बुला लिया और आपको 8 बजे छोड़ रहे हो, सिर्फ उनको पढ़ाते जा रहे हो। उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दीजिए, उनको इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए, उनको बाहर लेके जाइए, बोर्ड रूम से बाहर लेके जाइए, उनको प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश कीजिए, उनको थोड़ा आउटिंग लेके जाइए, उनको ट्रेनिंग्स दीजिए। दूसरी बात, आपने मुझे प्रोडक्ट दे दिया, प्रोडक्ट बेचो। अब सामने वाले ने पूछे, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा, मुझे पता ही नहीं है प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स क्या है, हालांकि लेबल पे लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट्स क्या है, और वो डिटेल में पूछता तो मुझे, ये कंपनी का फर्ज बनता है। जी। सेल्समैन को अपॉइंट कर लेती है, उसको सबसे पहले कंपनी के ऑफिशियल्स के बारे में बताती है, उसके बाद कंपनी उसको प्लांट विजिट कराती है। हमारी प्रोडक्शंस क्या है, हाइजीन स्टैंडर्ड्स क्या है, हमारे पास प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स क्या है। जब वो खुद देखता है कि मेरी कंपनी में ये प्रोडक्ट बन रहा है, इतनी बड़ी कंपनी है, तो उसका कॉन्फिडेंस खुद बिल्ड हो जाता है। जब उस सामने आंखों से देखता है, जो आज आंखों से देखी हुई चीज़ प्रैक्टिकल, आदमी ज़्यादा विश्वास करता है बनती हुई चीज़। फिर वो देखता है कि हमारे फाउंडर्स 40 साल से 50 साल से काम कर रहे हैं, हर बार नए नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं और इनको इतने अवार्ड्स मिल चुके हैं अलग अलग लेवल पे, तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो एवरेज सेल्समैन कुछ नहीं है सर, आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, उसको अच्छी टीम बना सकते हैं, एक अच्छी टीम प्रॉपर ट्रेनिंग दे के, मोटिवेट करके। ओके। अब उसको भी मोटिवेशन ये चाहिए कि सामने वाले को आप टारगेट्स दे रहे हैं, ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, उसको इंसेंटिव्स दीजिए। इंसेंटिव्स देते हैं, इतना टारगेट करेंगे ये मिलेगा, टारगेट करेंगे आपको ये ट्रिप मिलेगा। इसके इंसेंटिव्स के बाद उसको बताइए, अगर आप इतना टारगेट्स अचीव करते हैं तो आपको ये नेक्स्ट लेवल की प्रमोशन आपके लिए है। ओके। तो जाके उसका इंटरेस्ट बने। हम्म। और आज जो आपको एवरेज लग रहा है, कल को इंटेलेक्चुअल हो जाएगा, आपका एक ब्रिलियंट टीम बन जाएगी आपकी, मेरी सोचिए। तो सर इंसेंटिव और कमीशन का कितना रोल होता है? अगर किसी की परफॉर्मेंस की बात करें तो उसकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में कितना बड़ा रोल होता है इंसेंटिव और कमीशंस का? सर काफ़ी बड़ा रोल होता है। अच्छा। आपने सैलरी दी, 40,000 मिल रही है, विजिट कर रहा है, टारगेट पूरे कर रहा है, मैं 40,000 मुझे मिल रही है, ठीक है मैं टारगेट पूरे कर रहा हूँ। जब आप उसको इंसेंटिव देते हैं तो उससे एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोशिश करता है। ओके। फिर आपस में एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए सेल्स टीम में भी, जो है टारगेट्स भी रियलिस्टिक होने चाहिए, जी। कस्टमर की वो अचीव कर सके, जिससे उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बिल्कुल। और कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब वो टारगेट्स अचीव करते हैं, एक बार टारगेट्स अचीव करते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर इंटरेस्ट बढ़ता है। जब वो कहता है कि यार 40,000 मैंने ये कमाए और 40,000 मैंने यहाँ से कमाए, मेरी तो 80,000 की सैलरी हो गई। सही बात है। अगले साल फिर पूछते सर अब इंसेंटिव्स कब आ रहे हैं, आप कब ला रहे हैं। कंपनी सोचती है हाँ यार हमें लाना, कंपनी क्या सोचती है कि किस समय हमें सेल्स बढ़ानी है। अब दो चीज टाइम होते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट्स के लीन सीजन होता है जब सेल्स नहीं बढ़ती, मार्केट में कम होती है सेल्स, उस समय टारगेट्स देते हैं। टारगेट्स भी मैंने आपको बताया कि रेलिवेंट होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए। कस्टमर जब टारगेट वो सेल्स अचीव करता है उसको कॉन्फिडेंस आता है, अपना और इंटरेस्ट लेता है सेल्स में। उसके साथ साथ फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के इंसेंटिव दीजिए। देखिए मार्केट में एक स्ट्रेटेजी चलती है पुश एंड पुल। जी। पुश एंड पुल ये होती है कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर को इंसेंटिव दिया, आपने रिटेलर को इंसेंटिव दिया, आपने कस्टमर को इंसेंटिव दिया, इन तीनों ने प्रोडक्ट को पुश किया।
अब पुल क्या हुआ, जब पुश करना शुरू किया कस्टमर को, तो कस्टमर की तरफ से पुल आई, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार में, 5वीं बार में वो कस्टमर बन जाता है। इसको पुश एंड पुल कहते हैं ओके। मार्केट में। तो सर यहाँ पे फिर एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है कम्युनिकेशन का, कि जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं वही एक अच्छा सेल्स पर्सन बन सकता है। तो एक अच्छी सेल्स टीम के अंदर कम्युनिकेशन का कितना बड़ा रोल है? सर पहली बात तो इस चीज़ को हटा दीजिए कि कम्युनिकेशन जो स्किल्स सब में नहीं होती, सब में स्किल्स हैं। अच्छा। आज उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, आप उसको एनहेंस कर सकते हैं। आज कोई भी आदमी कम नहीं है। आपने देख लिया कि एक अच्छा इंसान है, इसमें सीखने की काबिलियत है, प्रोडक्ट सही सीख सकता है और हम इसको ट्राई कर सकते हैं। तो आप उसको प्रमोट कीजिए ना, आप उसको इनहाउस ट्रेनिंग दीजिए। आप उसके माइंड से एवरेज का जो स्टिकर है वो हटा दीजिए कि आप एवरेज है। आप एट पार लाइए, आप लोगों को उससे ऊपर लेके जाइए। इसमें कंपनी का ही रोल है। कंपनी उसको मोटिवेट करे, कंपनी ट्रेनिंग्स दे, कंपनी हर रोज़ जो नई ट्रेनिंग से फिर उसको मार्केट में लेके आए कि पता चले, उसको सामने वाले को कॉन्फिडेंस आएगा कि कस्टमर कंपनी मेरे को एक फोर्स नहीं कर रही, मेरे में एक विश्वास जाहिर कर रही है कि मैं कर सकता हूँ, और वो करके दिखाएगा। तो अगर मान लीजिए कि मैं एक कंपनी रन कर रहा हूँ, तो मैं अगर सेल्स टीम बिल्ड कर रहा हूँ, तो कैसी होनी चाहिए? उनको हायरार्की उनकी सेट होनी चाहिए या फिर टीम को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए? देखिए, अगर आप टीम सेट कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये देखेंगे कि जो समटाइम्स क्या होता है कि कंपनीज जो टीम सेल्फ बिल्ड करती है वो कहते हैं मुझे उसी इंडस्ट्री से चाहिए। हम्म। अगर कोई मिल्क का बिजनेस करे तो मुझे मिल्क से ही चाहिए, आपको वेजिटेबल्स का मुझे वेजिटेबल्स से ही चाहिए, और कोई एफएमसीजी कंपनी है तो कुछ और बना रही है तो मुझे उसी लाइन से बंदा चाहिए, मुझे दूसरी लाइन से बंदा नहीं चाहिए। आपको थोड़ा इसमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ओके। फिर देखिए आप सामने वाले को, ज़रूरी नहीं है कि आदमी वो मिल्क का आदमी है या वेजिटेबल्स का आदमी है या कुछ और प्रोडक्ट्स सेल कर रहा है। आप देखिए उसकी बात करने का ढंग देखिए, क्या उसमें सीखने की काबिलियत है। आप उसको जो अपना सिखा सकते हैं। अब जो मिल्क वाला आएगा वो तो उसी की बात करेगा जी मैं तो इतने साल से काम कर रहा हूँ, मेरे इतने डिस्ट्रीब्यूटर, इतने लीटर। आप उसको उससे बाहर निकाल पाएंगे क्या? आप अपने हिसाब से मोल्ड कर पाएंगे क्या? जो कंपनी की विजन्स मिशंस हैं, जिसके लिए आपको यहाँ बिठाया गया है, जिस आप सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या आप उसको यहाँ कर पाएंगे? ट्रेनिंग सामने वाला लेने को तैयार है? तो ऐसा कुछ नहीं कि माइंड सेट है इसमें, आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं किसी भी तरफ से। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको, हाँ हायरार्की आप रखिए। अगर आपको लगता है कि एक टाइम पे एक जो सुपरवाइजर लेवल का आदमी भी अच्छा काम करे तो उसको प्रमोट कीजिए। हम्म। और अगर आप कहीं, एक चीज़ और है मैं बता, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जी। अगर आप नई जगह ओपनिंग्स करते हैं, नए स्टेट्स में ओपनिंग करते हैं, तो आपके जो अच्छे सुपरवाइजर्स हैं, जो अच्छे मैनेजर्स हैं, अच्छे सेल, उनको प्रमोट कीजिए, हम्म। उनको काम करने का मौका दीजिए। ओके। तो आप फ्लेक्सिबिलिटी बना के चलिए। जो प्रेजेंट मैनेजर्स हैं वो आप उनको कहीं भी डिमोट मत करिए, उनको एनकरेज करिए। जो नए ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, नई ओपनिंग्स आप स्टेट्स में ओपन कर रहे हैं, नई ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं, वहाँ पे जो आपके सुपरवाइजर्स हैं आप उनको प्रमोट करके भेजिए, ओके। जिससे उनको कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। हाँ यार, मेरी यहाँ जो मेहनत है उसका रिवार्ड मिला है मेरे को। हम्म। उसको एक पनिशमेंट मत दीजिए, अब हमको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, नहीं, आप उसको प्रमोट करके भेजेंगे, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के भेजेंगे, थोड़ी सी पावर्स दे के भेजेंगे, थोड़ा सा फाइनेंशियल रेमुनरेशन देंगे, तो उसमें इंक्रीज आएगा, वो करेगा काम और अच्छे ढंग से काम करेगा। ओके। जी, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है सर। और सर ट्रेनिंग के टाइम में, सेल्स ट्रेनिंग में मोस्ट कॉमनली ये चलता है कि आपको एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है कि भाई आप पिच करने जा रहे हैं तो ये स्क्रिप्ट आपको बोलनी है। तो आपके एक्सपीरियंस में क्या चीज़ वो सही है या वो कहीं ना कहीं आपको एक रोबोटिक टोन में ले आती है? सर वो मोनोटोनिक लाती है, कोई सही नहीं है मेरे हिसाब से। आप पेन बेचो या कंघी बेचो या ये करो, हम्म। आप उसमें कैपेबिलिटीज देखिए क्या है। आप किसी को भी कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, कंघी बेचते हैं या पेन बेचते हैं, उसकी आप वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट बेचते हैं, आप प्रोडक्ट नहीं बेचते। सामने वाले को वैल्यूज जब देगा, कन्विंस करेगा, तो सामने वाले को अच्छा लगेगा, वो परचेज कन्विंस होगा तो इमीडिएटली परचेज करेगा। बिल्कुल। ये सिर्फ स्टेटमेंट से पुरानी रहेगी कि गंजे को कंघी बेचो या आप यूरोप में जाके कहीं पे जाके फ्रिज बेचो, वो चीज़ें नहीं है सर। तो सर अब हमारी सेल्स टीम बिल्ड हो गई और कहते हैं कि जिस टीम ने रिजेक्शन को फेस करना सीख लिया वो सबसे अच्छी टीम बन गई। तो सर ऐसा क्या रोल है रिजेक्शन का, रिजेक्शन हैंडलिंग का, कि टीम आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाती है? सर हमें आज के वक्त में हाँ सुनने की आदत है। हम्म। हम काफ़ी लोगों को ना सुनने की आदत नहीं है। बिल्कुल। मैं तो ये कोशिश करूँगा कि एज मच एज लर्न टू से कि हाँ, ना सुनने की आदत डालिए। जब ना सुनने की आदत डालेंगे, आप उसके पीछे रीज़न जानने की कोशिश करेंगे। ऐसी क्या वजह से कि इन्होंने हमें रिजेक्ट कर दिया? मेरी प्रेज़ेंटेशन में कमी थी, 1 मिनट के लिए, मेरे प्रोडक्ट्स में कमी थी,
या जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हमने दी वो उनको पसंद नहीं आई, या हमने जो रेट्स दिए वो उनको पसंद नहीं आई, या हमने पेमेंट टर्म्स जो दिए उनको पसंद नहीं आई, या हमने जो और ऑफ़र दिए उनको पसंद नहीं आए। ऐसा क्या था कि जिस वजह से उन्होंने हमें, रादर मैं रिजेक्शन नहीं बोलूँगा, सेलेक्ट नहीं किया और कंपनी को सेलेक्ट किया। सडनली हम कोशिश करेंगे सीखने की, और आदमी हमेशा इसी से सीखता है। जब वो एक बार फेल होता है, 2 बार फेल होता है, तो तीसरी बार सीखता है कि क्यों ऐसे रीजंस आ रहे हैं। जब वो अपने को एक स्टडी करना शुरू करेगा, आपको समझना शुरू करेगा, कंपनी भी समझेगी कहाँ कहाँ हमारी कंपनियाँ हैं, कमियाँ हैं, जी। तो उसको एक इम्प्रूव करने का हेल्प करती हैं। एक ओके। अच्छा और सेल्स में आने की कोशिश करता है उसमें। तो ये रिएक्शंस को आप कभी भी नेगेटिव मत लीजिए, हमेशा पॉजिटिव लीजिए। अब मैंने आपको बताया ना सर कि एक मैं मार्केट में गया, रिटेलर ने मेरे से स्टॉक्स नहीं लिया, हुँ। नहीं लिया, 2 बार, 4 बार, 5 बार नहीं लिया। फिर मैंने उसको जब नेक्स्ट टाइम गया, मैं उसके पास टाइम लगाया, सर आप मुझे बताओ तो सही हमारे में कमी क्या है? कोई बात नहीं, आप प्रोडक्ट नहीं लेते, नहीं मत लीजिए। ऐसा क्या लग रहा है कि आप हमारा प्रोडक्ट नहीं बेच रहे? सही बात। क्या आपके साथ किसी की बॉन्डिंग है क्या? क्या आपने किसी के साथ कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है क्या? हुँ। कि मैं आप ही का प्रोडक्ट बेचूँगा, किसी और का प्रोडक्ट नहीं प्रमोट करूँगा। कहीं होती है कंपनीज़ कि आप हमारा प्रोडक्ट बेचोगे, हम आपको इतना 50% मार्जिन, 25% आपको डायरेक्ट मार्जिन देते रहेंगे, मंथली हुँ। मार्जिन आता रहेगा। आप नहीं मेरा प्रोडक्ट बेच रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको पता चला, जी। नेक्स्ट टाइम आप भी उसके सबसे स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कॉम्पिटिटर्स की हमेशा नॉलेज होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के बदलते हुए वक़्त में। आज के इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है कि मत पूछिए, मिनट में स्कीम्स बदल रही है। कुछ लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं, हम मॉडर्न ट्रेड में बेचेंगे, सारा सामान वही बेच दिया। कहीं कर हम तो, आप उनसे बात करेंगे, हमें ज़रूरत ही नहीं सर, हम इतना पैसा क्यों खर्च करें? जी। अब मैं हर महीने के 2 या 5 ट्रक बेच रहा हूँ, वहाँ मेरा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। पर उनको नहीं पता, कल को मॉडर्न ट्रेड की कहीं कंपनी फेल हो गई, जो कि केसेस हुए हुए हैं, बहुत बड़े ऐसे केसेस हुए हुए हैं, तो कहाँ जाएँगे वो? ज़मीन पे आ जाएँगे। बिल्कुल। उस चीज़ को नहीं सोचते वो। तो आज की डेट में रिजेक्शन कुछ वर्ड नहीं है सर। रिजेक्शन को ही इम्प्रूव करना, हमारे को सिलेक्ट होना है। एंड अभी जब भी हम बात कर रहे हैं ना सेल्स टीम की, तो सेल्स टीम से पहले हम एक सेल्स लीडर की बात कर रहे हैं। तो अच्छा लीडर कैसे सेलेक्ट किया जाए सर? मैं फिर वही कहूँगा, अच्छा लीडर या अच्छी सेल्स टीम, एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। जी। अब सेल्स लीडर की बात करेंगे, ठीक है, उसको टारगेट्स दिए हुए हैं, उसको प्रेशर्स हैं, उसको सब कुछ है, बट डजंट मीन कि वो सीधा पास ऑन कर दे, इतना करना ही करना है। सेल्स टीम को समझे, वो कंपनी को भी समझेगा, कंपनी क्या चाहती है, सेल्स टीम को भी समझे कि मेरे पास क्या क्या तरह के कैपेबिलिटी के आदमी हैं, किसी सेल्स में किसको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर सकता हूँ। उसके साथ कंपनी ने इनको समझा रिस्पॉन्सिबल, एक अच्छा काबिल इंसान समझा, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। इसका मतलब ही नहीं कि सीधा सबको 10% टारगेट बढ़ा दो। हो सकता है किसी को 5% टारगेट भी देना पड़े, हो सकता है किसी को 50% टारगेट भी दे, हो सकता है किसी को 20% टारगेट भी दे। इसलिए मैंने कहा था जो मीटिंग्स हैं, जो इनकी सेल्स रिपोर्ट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स की, सेल्समैन्स की, ये प्रॉपर्ली मेंटेन होनी चाहिए, प्रॉपर्ली रिव्यू होनी चाहिए, मॉनिटर्स होनी चाहिए। आपको पता, आपके पास डाटा होना चाहिए कि कौन सा रिटेलर, कौन सी मार्केट कितना आपका स्टॉक सेल कर रही है, क्या पैक सेल कर रही है। कंपनी ने तो आपको दे दिया 200 टन बेचना है, जी। अब 200 टन में आपको डिसाइड करना है कि कौन सा पैक कितना बेचना है। आप करेंगे, आपके प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंगली ही कंपनी पैकेजिंग प्रोडक्ट, सारा मटेरियल टोटल जितना भी है, सारा वो अरेंज करेगी उसी के बेसिस पे। ओके। 10-15% का फ़र्क हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, कंपनी समझती है। बिल्कुल भी एकदम वेग फिगर्स नहीं दे सकते। सो सेल्स जो ऑफिशियल मैनेजर है, उसका एक अच्छा इंसान होना सबसे पहले ज़रूरी है। कंपनी को भी समझे, और अपनी टीम को भी टीम समझे। को भी समझे, और टीम को अपने कॉन्फिडेंस में लेके उसको काम करे। और फिर टीम को ये समझाए कि अगर आपने ये कर लिया तो नेक्स्ट मैनेजर्स आप होंगे, नेक्स्ट ओपनिंग्स आपको मिलेंगी। ये जो है, ये बात उसको अपनी सीनियर मैनेजमेंट से करनी होगी, एक कॉन्फिडेंस में लेना होगा। अगर ये मेरी टीम कर जाती है काम, तो बाहर से कोई भी आदमी रिक्रूट नहीं करेंगे। सही बात है। इन्होंने काम कर लिया, आपने बाहर से मैनेजर अपॉइंट कर लिया, हुँ। ये तो डीमोटिवेट हो जाएंगे ना। जी। काम हमने किया, आप उनको मोटिवेट करिए। बिल्कुल। जब वो मोटिवेट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हुँ। हो सकता है आपको ट्रेनिंग्स देनी पड़े, अपना पीरियडिकल ट्रेनिंग्स देनी पड़े, आपको लंबी ट्रेनिंग्स देनी पड़े, आउटसाइड ले जाना पड़े, आपको हो सकता है इंसेंटिव्स देने पड़े, हो सकता है आप डिस्काउंट्स दें, हो सकता है आप टारगेट्स दें, सब आपको सब चीज़ें प्लान करनी ही पड़ेंगी। हुँ। एक सेल्स को बनाने के लिए सर बहुत चीज़ें हैं, जी। ट्रेनिंग से लेके और एंड तक, कस्टमर प्राइसिंग तक। आपने पूछा प्राइसिंग भी मॉडरेट रखनी है, वो भी अब ज़्यादा नहीं कर सकते। बिल्कुल। आपको वॉल्यूम भी चाहिए,
कंपनी को वॉल्यूम चाहिए, रिटेलर को मार्जिन चाहिए, कस्टमर को वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट चाहिए। जी। ठीक है। अब सर अगर बात करें थोड़ा सा सेल्स टेक के ऊपर कि इतने सारे सीआरएम प्रोसेसेस आ चुके हैं मार्केट में, तो क्या सीआरएम प्रोसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ट्रैकिंग के लिए बेटर है या ओवरऑल आपकी सेल्स को भी वो इम्प्रूव करते हैं, परफॉर्मेंस आपकी इम्प्रूव करते हैं? सीआरएम जो सिस्टम्स अभी आए हैं ये हेल्पफुल हैं आज की डेट में। ओके। आप कोई भी टेक्नोलॉजी आती है सर, उसको नेगेटिव वे में कभी मत लीजिए सर, उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। आपको हेल्प करने के लिए आ रही है। कुछ में उसमें अप्रीहेंशन है, कुछ उसमें कमियां अपने सीनियर से डिस्कस करिए कि हमें ये इसमें फीचर्स चाहिए, ये फीचर्स चाहिए। आजकल आप देखेंगे कि अपना वॉइस मेल आ जाता है, अगर आप कहीं बिजी हैं जी। तो वॉइस मेल में मैसेज दे दीजिए। कस्टमर ने आपको मैसेज रिकॉर्ड कर दिया, आपके पास मैसेज आ गया। आप जब भी फ्री हो गए अपने इमीडिएट कस्टमर को कॉल कर लिया। आपका कस्टमर तो आपके हाथ से नहीं गया ना सर। जी। अभी तक क्या होता है कि कस्टमर को मैसेज ही नहीं आया, आप बिजी हैं, आप नहीं, आपने फ़ोन नहीं किया, आपसे स्किप हो गया और आप कस्टमर को कांटेक्ट नहीं कर पाए। आप ज़रूरी नहीं है कि सारे नंबर्स आपको याद रह जाए और सारी कॉल्स आपको आप नोट कर लें, मिस कॉल्स जितनी भी हैं। जी। जी। सीआरएम आपको लेवल वो देता है, कस्टमर जो रिलेशन मैनेजरशिप है ऑटोमोबाइल देता है, वो आपको हेल्प करता है। जब आप अवेलेबल नहीं है, आपकी एब्सेंस में उनको मैसेज देते और आपको जब फ्री हो जाए इमीडिएटली तब आप उनको कॉल कर लें। इस तरह जो भी टेक्नोलॉजी हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए आज की डेट में। टीम के साइज भी मैटर करता है कि बड़ी टीम ही हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगी या कभी कभी ऐसा भी होता है कि छोटी टीम के अंदर ही आप बड़ी कंपनी से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं? सर जो टीम का साइज़ है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। आपको ओके। कहाँ चाहिए, ऑप्टिमम चाहिए, साइज चाहिए, ना बड़ा ना छोटा। हम्म। आप देखिए अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप 2 लोग रखिए, आपको 4 लोग रखिए, आपको लगता है 6 लोग भी रखिए, आपको लगता है 60 लोग ना 60 लोग भी रखेंगे आप, बट दैट मस्ट बी जस्टिफाइड। कितना होना चाहिए? आप अपने 60 लोग क्यों रखे और 6 लोग क्यों नहीं रखे? छोटी टीम भी बड़े काम कर सकती है। आप उनको सपोर्ट दीजिए, वापस आती है सपोर्ट दीजिए। अगर देखिए वैसा वर्षा है, मैंने आपको कहा कंपनी जो सेल्समैन है एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। अगर अच्छा इंसान है वो सीखने की कोशिश करेगा। अगर कंपनी उसको मोटिवेट करती है, प्रमोट करती है, उसको कॉन्फिडेंस देती है, तो नेचुरली वो काम करेगा, आगे बढ़ के काम करेगा, अपने टारगेट्स तक नहीं रह जाएगा, उससे आगे बढ़ के काम करेगा। जब उससे आगे बढ़ के काम, तो छोटी टीम से भी बड़े काम करा सकते हैं। ओके। बड़ी टीम होना जरूरी नहीं है सर। बड़ी टीम का मतलब ये नहीं कि बड़ी टीम में नंबर्स में बड़ा होना। नंबर अगर आपके काम बड़े हैं, आपके ग्लोबली काम है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली टीम रखिए, ऑप्टिमम टीम रखिए। डिस्कस करते रहिए कि टीम का साइज़ क्या होना चाहिए, कितना ज़रूरत है, नहीं है, किस तरफ से है। बट कंपनी का हमेशा फ़र्ज़ बनता है कि सेल्स टीम को हमेशा उसको प्रमोट करे, हमेशा उसको ट्रेनिंग्स देती रहे। हमें उसको ट्रेनिंग्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कस्टमर को, क्योंकि वही कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव है फील्ड में सबसे पहला जो है। तो सर एक बार फिर से आते हैं आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। इतने सालों में आपने इतने बिजनेसेस को बिल्ड किया है, तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिला है? सबसे ज़्यादा चैलेंजेस क्या होते हैं एक सेल्स कल्चर या फिर एक सेल्स टीम को बिल्ड करने में? सर सबसे पहली बात होती है कि जैसे आपको कहा कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जब भी बनाते हैं करते हैं, वो ये देखते हैं हम ये प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, उनके माइंड में होता है ये प्रोडक्ट हम इतना बेचेंगे, इतनी प्रोडक्शन करेंगे, इतनी हम इक्विपमेंट्स भी ले लेंगे, फाइनेंशियल भी ले लेंगे। अब जब उनके एक क्वांटिटी आती है, एक टारगेट फिक्सिंग आता है, उसको फिर होता है कि हम कैसे बिल्ड करें, कैसे बनाएं, कैसे अचीव करें, किस किस लेवल पे अचीव करें। उसके लिए सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है सेल्स पर्सनल्स की। अब सेल्स पर्सनल, अगर आप टेक्निकल फील्ड में जा रहे हैं तो नेचुरली आपको टेक्निकल पर्सनल्स चाहिए होंगे। अगर आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं तो नेचुरली मेडिकल फील्ड से रिलेटेड से आदमी चाहिए होंगे। आपको जो आदमी चाहिए, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आपको बेसिक क्वालिफिकेशन तो चाहिए कि वो एक मेडिकल साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए। अब साइंस ग्रेजुएट अगर आप मेडिकल बी फार्मा में मांग रहे हैं, अब बी टेक मांग रहे हैं या फिजिक्स में मांग रहे हैं, किस में मांग रहे हैं, ये ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। आप B2B करने जा रहे हैं, B2C करने जा रहे हैं, किस तरह की मार्केटिंग करने जा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। अब B2B में आपको नेचुरली ग्रेजुएट से एंड अबव चाहिए होंगे, जो कि कंपनीज में जाके आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकें, उसको पूरी तरह से एक डिस्प्ले कर सकें, बता सकें, प्रेजेंट कर सकें। हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, आपको आप किसी लेवल पे PhD भी मांगेंगे। ओके। आप क्योंकि अगर आपके यहाँ पे PhD आदमी होगा तभी, अगर उनके यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड है तो अपने अभी कुछ देर पहले अपने हायरार्की की बात करी थी टीम में। अब वहाँ पे अगर उनके जो CEO हैं वो PhD या कुछ और उनके पास नॉलेज है, तो आपको उसके लेवल का ही आदमी भेजना पड़ेगा ना सर। आप किसी और लेवल पे भेज देंगे तो उसको एंटरटेन ही नहीं करेगा। बिल्कुल। उसको जो क्वेश्चन को पूछेगा सामने वाला जवाब दे नहीं पाएगा। तो आपको उसी सबसे टीम रखनी चाहिए। टीम सेल्स जो कल्चर बिल्ड करने में आपको देखना कि आपकी कंपनी की विजन मिशन क्या है,
आप किस फील्ड में जा रहे हैं। सेल्स मेडिकल में भी है, सेल्स एफएमसीजी में भी है, सेल्स ओटीसी में भी है, सेल्स डेयरी प्रोडक्ट्स में भी है, सेल्स हर प्रोडक्ट्स में है। आपको ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको देखना किस तरह के आपको लोग चाहिए, और सब इसके साथ बेसिक्स को जो हमेशा रहेगा, आदमी सामने वाला सीखने वाला होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। आप जब उसको ज्वाइन करा रहे हैं, क्या आप उसको अपना मॉडिफाई कर पाएंगे, समझा पाएंगे, अपनी चीज़ समझा पाएंगे। आपने आज किसी को सेल्स टीम को रख लिया और 2 महीने बाद छोड़ के चला गया, अच्छी जॉब मिल गई हो सकता है आपके यहाँ पे एनवायरनमेंट ही इतना टायरिंग हो कि आदमी परेशान हो गया, मैं नहीं करना चाहता यहाँ। ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है किस तरह से कंपनी सोच रही है, क्या चाहती है, कितने टाइम में। फिर आपने कोई 200 टन पीछे बेचना है, आप कितने टाइम में चाहते हैं, किस तरह से चाहते हैं, क्या बेचना चाहते हैं। जब आपकी प्लानिंग क्लियर होगी तो उसी हिसाब से सब सेल्स फोर्स रखेंगे ना सर। उससे पहले आपने मार्केट स्टडी की होगी, किसी एजेंसी से आपने रिपोर्ट ली होगी, उसको डिस्कस किया होगा कि चलो मार्केट पोटेंशियल तो ये है, कंपटीटर्स ये बेच रहे हैं, मैं कितना बेच सकता हूँ, मैं कितना कर सकता हूँ, मैं कितना पैसा लगाऊँ कि मैं इतना करूँ। इसको लगाने के लिए, इसको अचीव करने के लिए मुझे कितना एक्सपेंड करना पड़ेगा, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितने साल लगेंगे मेरे को। सब स्टेप्स आएंगे तभी आपके सेल्स कल्चर पे आएंगे ना सर। तो सर जो सेल्स टीम होती है उनका डेली का अगर हम रूटीन की बात करें तो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग उनका क्या रूटीन होना चाहिए एक कंपनी के अंदर? सर अगर आप सेल्स टीम की बात करते हैं, उनकी आइटनरी बिल्कुल एक डिफाइंड होनी चाहिए। कहाँ जाएंगे वो, किस तरह से काम शुरू करेंगे, सुबह कितने बजे शुरू करेंगे। अगर मैं डॉक्टर्स की मेडिकल फील्ड्स की बात करूँ तो मेडिकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मॉर्निंग में जाते हैं, 11 बजे जाएंगे, डॉक्टर के बाद मिलेंगे, डॉक्टर्स को मिलेंगे। डॉक्टर्स को मिलने के बाद फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलते हैं कि हम नई नई डॉक्टर्स को मिले हैं। फिर जो नीचे केमिस्ट हैं उनको मिलते हैं, उनको बताते हैं कि हमने ये सबको ये मेडिसिन्स के बारे में गाइड किया है और आप ही अपने पास स्टॉक्स मंगाइए। अगर आप एफएमसीजी के सेल्समैन की बात करते हैं, वो मार्केट में जाता है, वो पहले से डिस्ट्रीब्यूटर से बात करेगा, आइटनरी बनाएगा। आइटनरी में मैंने आपसे लास्ट पोर्ट में बात करी थी कि उसको पता होना चाहिए कि उस दिन कंपटीटर्स तो नहीं विजिट कर रहे। बिल्कुल। या कोई हाईली ऐसी कंपनियां, बड़ी कंपनियां तो विजिट नहीं कर रही कि उसको फाइनेंस नहीं मिले मार्केट में। आप मार्केट में गया और घूम के वापस आ गया। आइटनरी बनाने से पहले एक चीज़ और देखनी पड़ती है, मैं बताता हूँ आपको, प्रैक्टिकल बताता हूँ। अगर सपोज उस दिन कंपटीटर्स आ भी रहा है, आपने भी ऐसे एक नंबर से शुरू करी मार्केट, वो भी उधर से शुरू कर रहा है, आप आगे पीछे चल रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। बिल्कुल। उसका दूसरा तरीका क्या होता है, जो उसकी आइटनरी बनी हुई है, आपको पता है उसकी आइटनरी, आप लास्ट से शुरू कर दीजिए। आप उसके आगे पीछे नहीं रहिए, आप लास्ट से शुरू कर दीजिए, लास्ट से वापस आइए जी, आपको बिजनेस मिलेगा। सामने वाला भी समझेगा, हाँ यार इसमें टेक्निक्स है, ये समझता है मार्केट। एटलीस्ट 50% का आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। 50% आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप सोचिए, क्या मेरे को उस मार्केट में फ्राइडे जाना है, सैटरडे जाना है या संडे जाना है। सपोज मंडे को मार्केट क्लोज होती है और संडे को ओपन होती है, आप तो संडे को जा नहीं रहे, फिर कैसे करेंगे। आप डिस्ट्रीब्यूटर को मॉनिटर करिए, आप जो अदर वर्किंग डेज हैं आप उस मार्केट को विजिट करिए, मेन रिटेलर्स को विजिट करिए, फ़ोन करिए, नंबर्स लीजिए, नाम लीजिए, 1-2 बार मिलिए कि आपको संडे को हमारे डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं या नहीं आते। जब आप उनसे इतनी बातें करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को भी लगेगा यार ये इंटरेस्ट ले रहे हैं मार्केट में, रिपोर्ट ले रहे हैं। रिटेलर को भी लगेगा यार पूछते हैं मेरे से, पूछते तो हैं कि स्टॉक्स मिला नहीं मिला, आपको सामान मिला नहीं मिला। ये सब चीज़ें होती हैं। आप रिपोर्ट्स मार्केट में सबमिट कीजिए रेगुलरली, डेली ऑफिस में दीजिए। अगर आप ऑफिस नहीं जा पा रहे, आपसे बाई मेल भी करिए, बाई कुरियर करिए, किसी बाई पोर्टर करिए, कुछ भी करिए। तो ऑनलाइन रिपोर्ट्स आ गए हैं जी, आपको हार्ड कॉपी तो भेजनी नहीं है, आप तो ऑनलाइन रिपोर्ट्स आप दीजिए, बिल्कुल, उस पर डिस्कस कीजिए। ये सारी चीज़ें हैं। तो सर जब हम ऑनलाइन की बात कर ही रहे हैं तो एआई के एडवांसमेंट के साथ अगर हम बाकी फील्ड्स में देखें तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स का क्या फ्यूचर आपको दिखता है कि एआई के आने से सेल्स का फ्यूचर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं या जो हमारी वर्क फोर्स है उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं? एआई की फीचर आने से हमारे को हेल्प मिल रही है। अच्छा। अभी तक क्या होता था कि आप कहीं भी जाते थे या तो पर्सनली जाते थे, या आप किसी को ईमेल्स करते थे, या आप उससे पहले लेटर्स भेजते थे, उसमें टाइम लगता था, सब कुछ लगता था। आज एआई करने से सब में टाइमिंग की सेविंग हो गई है। आप उस जो टाइम की सेविंग हो रही है, आप उसको और जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमें इनका वेलकम करना चाहिए। हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कंपनी को, उसको एआई को जो अपना सेल्स फोर्स है या मैनेजमेंट है उसके अगेंस्ट नहीं लाना चाहिए, रिट्रेंचमेंट नहीं करनी चाहिए, मेरी सोच है।
अगर आपके पास सेल्स फोर्स है या जो भी मैन पावर है, वो आपकी एसेट है, उसको आप एज ए एसेट यूज़ करिए। आप उसको ऑप्शन दीजिए और दूसरे डिपार्टमेंट्स दीजिए ऑप्शन, और दूसरी जगह जहाँ आपकी सब चीज़ें अपनी डेवलपमेंट्स नहीं है, आप उनको वहाँ प्रमोट करिए। हम्म, आप उनको एक लाइबिलिटी मत समझिए। हम तो कंप्यूटर लगाने जा रहे हैं, अब आदमी की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी बिल्कुल। प्रोडक्शन कर लेगा, अब तुम्हारी क्या ज़रूरत है, तुम्हारी क्या ज़रूरत है। तो ये माइंडसेट से आप बाहर निकलिए। आप आदमी हमेशा आपकी एसेट है, हमेशा एसेट है। मशीन को बनाने वाला भी तो आदमी है, मशीन को चलाने वाला आदमी है। आप आदमी को निकाल देंगे तो मशीन क्या करेगी। बिल्कुल। तो ये मेरी सोच है। एक और चीज़ समझते हैं कि अगर किसी ने ये सारी चीज़ें हमारी बातें सुनी है और उसको अब पता लग गया कि भाई मेरी सेल्स टीम में ये चीज़ें इशू आ रहा है, तो सबसे पहला स्टेप उन्हें क्या लेना चाहिए उसको फिक्स करने के लिए? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन में से पूछा है। अगर उसकी सेल्स टीम वीक है जी। तो ऑर्गेनाइजेशन की और सेल्स मैनेजर की, जो उस डिपार्टमेंट का हेड है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी टीम को नेगेटिव नहीं करें, डिमोट नहीं करें, रादर उनको पीरियडिकल ट्रेनिंग्स दें, इंटेंसिव ट्रेनिंग्स दें। उनको ट्रेनिंग्स में सिखाएं किस तरह से मार्केट को, आप आज के मार्केट को आप फेस करें, कंपटीशन फेस करें। तो ये उसी की जिम्मेदारी है, सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन की, सेल्स मैनेजर की। उनको थॉरोली ट्रेनिंग दें। थॉरोली ट्रेनिंग फिर वहीं से शुरू हो जाती है सर। आपने उनको फाउंडर्स के बारे में बताया था, आपने उनको विजन मिशन के बारे में बताया था, आपने उनको कंपनी के जो सर्टिफिकेट्स हैं उसके बारे में बताया था, आपने जो जो लीडिंग क्लाइंट्स हैं उनके बारे में बताया था, आप क्या नया ला रहे हैं उसके बारे में बताया था, आपके कंपीटिटर्स क्या कर रहे हैं उसके बारे में बताया। अब इसके ऊपर आप आ जाता है कि आप कंपनी उनसे क्या काम चाहते हैं, किस तरह से काम चाहते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेल्स टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सेल्स टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक्ट करना, उसको आपने उसको ट्रेनिंग दिया, उसको मार्केट में इम्प्लीमेंट करके आपको रिजल्ट ला के देना। राइट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की ही जिम्मेदारी है, ये टीम सेल्स मैनेजर की ही जिम्मेदारी है कि उनको थॉरोली ट्रेनिंग दे। अगर एफएमसीजी की जिम्मेदारी है तो वहाँ प्रॉपर एक शॉप बनाए, एक मार्केट बनाए, किस तरह से मार्केट को प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है, किस तरह से रिटेलर से बात करनी है, किस तरह से उनको प्रेजेंटेशन देनी है, किस तरह से वहाँ प्रोडक्ट जो आपका पीओपी में डिस्प्ले करना है, कहाँ नहीं करना। जितने भी डोंट्स एंड डूस आपको लगते हैं, आपके एक्सपीरियंस हैं, और जो आपके साथ जो सुपरवाइजर्स हैं, जो आपकी टीम है, अगर उनके पास कुछ व्यू है, उसको भी हमें एनकरेज करना चाहिए, उनको भी स्टेज पे लाना चाहिए कि उनसे हम समझें उनके मन में क्या है, उन्होंने क्या फीडबैक लिया मार्केट में, हम क्यों नहीं कर पा रहे, कहाँ रुक रहे हैं, हम क्यों वीक हो रहे हैं। हर कोई आदमी काम कर रहा है, हर कोई अपनी मेहनत से काम कर रहा है, हर कोई आदमी पूरी 40 रिटेलर्स 50 जितने भी रिटेलर्स को विजिट करके आ रहा है, फिर कहाँ नहीं आ रहा। आपको डिस्ट्रीब्यूटर पे कमी लग रही है, डिस्ट्रीब्यूटर इंटरेस्ट नहीं ले रहा, रिटेलर इंटरेस्ट नहीं ले रहा, सेल्स टीम इंटरेस्ट नहीं ले रही, कंपनी के प्रोडक्ट्स में फीचर्स नहीं है जो लोग मांग रहे हैं, कंपनी की प्राइसिंग ज़्यादा है क्या, या कंपनी की अवेयरनेस नहीं है मार्केट में। अवेयरनेस ये तो मार्केट में वो जाएगा, रिटेलर्स पे जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर पे जाएगा, अपने पीओपी मटेरियल लगाएगा, कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन करेगा, स्टॉल्स लगाएगा। और फिर अगर आपको लगता है कि आप हाई लेवल पे आप उसको क्या कहते हैं कि एडवर्टीजमेंट नहीं कर पा रहे, जी। आप छोटे एड्स दीजिए मार्केट में, जो अपना जो न्यूज़पेपर्स में पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करवाइए, ओके। और नहीं तो आप जो अपना हाउस टूर्स विजिट करवाइए लोकेलिटीज़ में, उनको दीजिए कोई कूपन है, अगर आप ये लेते हैं विद इन डे और 2 फिक्स कीजिए, आपको 10% की छूट मिलेगी, आपको 20% की छूट मिलेगी इतने प्रोडक्ट्स पे। तो सारी एक्टिविटीज़ करिए, फिर सेल्स टीम आपकी कहाँ कमज़ोर रह गई। साथ ही साथ मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर किसी को अपनी सेल्स टीम को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमारा ये पॉडकास्ट दिखा दो। जी, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, एक बार फिर से इतने अच्छे पॉडकास्ट के लिए, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी ये बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सर, थैंक यू।